का नाम है मिस्टर मैक। और आज जो हम आज की जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जो इग्नू से हैं और उनका एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो उनमें ये दिक्कत है कि अगर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है तो ओबियसली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम BCC 0131 है, BCOC 131, जिसको हम एग्जाम्पली कहें फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हालांकि इग्नू का कोड होता है तो ओबियसली मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो वीडियो है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका एग्ज़ाम आने वाला है या वो आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे। तो उनको मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा कि उनको कैसे इसकी कैसे कैसे उन्हें चैप्टर करना है और किस तरीके से करना है। तो देखते हैं इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा क्या नहीं। खैर, इग्नू की बुक जो होती है वो प्रॉपरली अगर देखा जाए कि बहुत ठीक ठाक होती है, आपको इसमें समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि ब्लॉक 1 है आपका, और ब्लॉक 1 से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि यूनिट 1 जैसे हम बोल रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जो कि थियोरिटिकली फ्रेमवर्क है। तो इसमें देखते हैं हम हमें को क्या पढ़ने को और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमें जो पढ़ने लायक है वो हम देखें। चैप्टर यानी अगर मैं बात करूँ यूनिट यानी चैप्टर वाइज बात करूँ तो पहला आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग? इसमें आपको जो है पढ़ने को क्या मिलेगा? नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसे आप हाईलाइट कर लो, आपको यही पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों है, इन्हें ये हमने 11th में भी पढ़ा था, खैर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या होती है, एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। ओके, यूज़र्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद कितने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैं, और एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फ़िलहाल तो हम ये अगर हम कवर अप करें तो ये कितनी वीडियोस में कवर अप होगा, 1 से 2 वीडियो लग सकती हैं इनको कवर अप करने में, या मैं चाहूँ अगर अगर आप सबका साथ रहा तो मैं इसी वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो देखते हैं इसमें क्या हमें पढ़ने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा हो कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नीड हमें क्यों है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं भाई, हमें जब तक यही पता नहीं होगा कि हम अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी कि एक्चुअली में आखिर ये है क्या चीज़ जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो नीड फॉर अकाउंटिंग अगर बात करें कि इंफॉर्मेशन, एक सिंपल सा लॉजिक है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ से देख दो कि इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। यानी कोई भी इंसान है, अब ये बात है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी में कितनी एसेट है या कितनी लाइबिलिटीज़ है, अगर मुझे यही नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं मुझे जो है एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा। और वो जो मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी उससे मैनेजमेंट तैयार करने में, क्योंकि उसको एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारे पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल फॉर अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कितना लोन की ज़रूरत है और कितना मेरे पास कैश पड़ा है, तो मैं आगे का प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ में हेल्प करता है कि ये पता करने में कि हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ है, हमारा कंपनी कितना पानी में है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है कितना लॉस कमा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है ना। और कोई चीज़ से तरीका तो है नहीं जिससे हम ये, तो यहाँ पर यही है। तो अगर मैं बात करूँ कि इज नेसेसरी टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड स्पेशली
एम्प्लॉयड इसमें। अगर मैं अकाउंटिंग करता हूँ तो इससे ये होगा कि हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होगा प्रॉपर। अगर क्योंकि रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए हो या किसी काम के लिए हो। रिकॉर्डिंग हर चीज़ की रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर कोई आप कंपनी में कोई भी काम कर रहे हो तो उसको रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देखी जाए तो आप इसमें आराम से बना के लिख सकते हो, और इसमें आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। तो नंबर वन, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रहेगा कि हम क्या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉपरली मेंटेन करें, उसका एक प्रॉपरली रिकॉर्ड है, चाहे वो किसी भी जगह रिकॉर्ड किया गया हो, ठीक है ना। और दूसरा कि अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है फ्यूचर में तो वो उसी के बेस पे लिया जाए। कंपनी में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसका भी पता लगाना जो है अकाउंटिंग से पॉसिबल है। तो ये आपको पता चल गया कि ये हमें क्यों ज़रूरी है। तो हमें और सारे डे टू डे रिकॉर्ड रखने होते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एन इंटरनल एक्सटर्नल यूज़। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा था कि द मैनेजमेंट को भी नीड होती है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंटरनल यूजर्स के वो कैसे कैसे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वे जो है मैनेजमेंट तैयार करता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कि किसी भी बिजनेस में ये 101% इसकी रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर आउटसाइडर। कुछ लोग जो है, अब तो ये तो इंटरनल मामला हो गया, एक्सटर्नल मामले में कौन कौन से लोग होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कौन होते हैं, तो इंटरनल वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर से प्रॉपरली हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, जिसमें आपका ओनर आ जाता है, एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है, और मैनेजमेंट आ जाता है। और जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल वो लोग होते हैं जो आउटसाइडर सपोर्ट करते हैं, यानी वो कंपनी में काम तो नहीं कर रहे होते लेकिन हाँ आउटसाइडर हेल्प करते हैं। तो उनमें वो लोग आ जाते हैं, बैंक है, क्रेडिटर है, ईटीसी। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि भाई ये रिक्वायरिंग फॉर फिलिंग दैट सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अदर टैक्स रिटर्न, अप्रोप्रिएट टैक्स जो भी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इनको जाननी होती है कि वो टैक्स सही से भर रहे हैं कि नहीं। बैंक को भी देखना होता है, बैंक अगर किसी कंपनी को लोन दे रहा है तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें देखेगा कि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, ऑब्वियसली अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। खैर ये तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हम ऑब्जेक्टिव क्या क्यों करें, उद्देश्य क्या है इसका। तो पहला उद्देश्य तो यही है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कि हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो उसको एक अच्छे तरीके से, आप चाहे आप डे टू डे रिकॉर्ड करो या आप चाहो इसे जिस तरीके से आप हर चीज़ का रिकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक, यानी अकाउंटिंग इज डन टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन लाइक अ परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स ऑब्वियसली परचेज अकाउंट में लिखो, सेल कर रहे हो तो सेल में, कैश में रिसीट, ये सारी चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे तो अच्छा है। दूसरा है एसर्टेन टू नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ये पता लगाना कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, इन सब का प्रॉपरली एक नेट इफेक्ट दिखाना बिजनेस के ऑपरेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं ये। तीसरा पॉइंट है सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि कंपनी कितना डूब रही है, कंपनी के पास एसेट्स कितनी पड़ी हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं। अगर एसेट कम है, लाइबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फिर उसको डिसीजन लेना पड़ता है आगे की चीज़ में कि भाई सॉरी, कि उसको वाइंड अप करना है या उसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, अगला है प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी, यानी वो लोग जिनको ओबियसली इनमें इंटरेस्टेड है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा, जिसमें आपके मैनेजमेंट भी आ जाते हैं कि मैनेजमेंट के लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बैंक वाले को भी, आपकी कंपनी में अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और क्रेडिटर जो आपको सपोर्ट करे आउटसाइडर उनको भी। एंड गवर्नमेंट भी इसमें आपको इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स आपसे लेगी तो ये भी तो पता करेगी कि आप कितना कमा रहे हो। क्या पता आप कम दिखा रहे हो,
या आप कम टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट को भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ सकती है। तो इसलिए प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, उन्हीं को जो बेसिकली जो इंटरेस्टेड है, सबको थोड़ा ना गाते फिरते रहेंगे, सबको हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई क्या, कि अकाउंटिंग हमें नीड क्यों होती है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। तो ये चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो गई होंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि थियोरिकल पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको ये करवा दो तो अच्छा है। ओके, अब कह रहा है अकाउंटिंग होता क्या है। मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग क्या होता है, तो ये हमने 11th में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, या अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, या अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना कि कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, और वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। फिर उसको मेजरिंग करना, ठीक है ना, कि को वो चीज़ वैल्यू में होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग का मतलब ये रिकॉर्डिंग नहीं है, प्रॉपरली इसको ट्रांजेक्शन्स को नोट करना। एंड क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक चीज़ को उसके हिसाब से, जैसे परचेज हुआ है तो परचेज को परचेज के अकाउंट में शो करना, सेल हुआ है तो सेल को सेल के अकाउंट में शो करना। तो ये सारी उसको समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवन द मॉनेटरी टर्म। और ये सारे इवेंट जो है वो मॉनेटरी टर्म में होने चाहिए, नॉन मॉनेटरी टर्म में नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो बेसिकली बदले में तो मैं पैसा दूंगा, ठीक है ना, फ्री में तो नहीं गिफ्ट मिल रहा है। अब जैसे किसी की मेहनत है, कौन एम्प्लॉय कितनी मेहनत कर रहा है, ये हम यहाँ शो नहीं करेंगे। यानी इसीलिए बात कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है ना वो क्वांटिटी को दिखाता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में खरीदा, कितनी क्वांटिटी में सेल किया। लेकिन अकाउंटिंग कभी भी किसी क्वालिटी को नहीं दिखाता कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कितने इसमें है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग है। तो इसीलिए इसका लिमिटेशन आगे हम पढ़ेंगे तो प्रॉपरली इसके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल तो आपको ये देखना है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझते थे। ओके, तो ये कहानी है। मेजर का मतलब प्रॉपरली हर एक चीज़ को बता रहा है कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मेज़र के हम कैसे प्रॉब्लम को मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद क्लासिफाइड करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करें हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये एक्चुअली में तो बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बुक कीपिंग के रिगार्डिंग, कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, यहाँ लिखा है कि अभी हमने पढ़ा हुआ था कि अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालाइज, ये सारी चीज़ें होती हैं। बुक कीपिंग में ऐसा नहीं होता। बिग बुक कीपिंग का मतलब होता है ओनली रिकॉर्डिंग, मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट। इसका काम सिर्फ ये है कि सिर्फ बुक को रिकॉर्ड करना, मेंटेन प्रॉपर तरीके से, इसमें क्लासीफाई वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें अगर बात करें कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या है, तो बुक कीपिंग में सिर्फ काम होता है रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करने के साथ साथ आइडेंटिफाई, मेजिंग, समराइजिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है और अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग के साथ साथ और सारी चीज़ें की जाती है। तो आपको बुक कीपिंग अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की, क्योंकि अकाउंटेंसी के बारे में समझना है कि अकाउंटेंसी होती क्या है। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इज रिगार्ड एज academic सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिकली, केमिस्ट्री, ईटीसी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं कि व्हेन अकाउंटिंग refers to actual process of preparing, presenting accounts, तो accountancy tell us why, how to prepare the book of, तो मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है थ्योरिकल और न्यूमेरिकल दोनों करने पड़ते हैं अकाउंटेंसी में। इसलिए हमारी जो बुक होती है वो
क्योंकि हमारी जो बुक है उसको अकाउंटेंसी बोलेंगे, अकाउंटिंग बुक नहीं बोलेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में थ्योरिकल पार्ट भी आ जाता है और न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम अकाउंटेंसी का मतलब होता है जिसमें न्यूमेरिकल थ्योरिकल दोनों पार्ट आ जाए, ठीक है ना। तो वही कह रहा था, अकाउंटेंसी इज अ साइंस बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ वेयर द अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ पुटिंग सच अ नॉलेज इंटरप्रेट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी और इसमें क्या फ़र्क है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है मैं उसको कह दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं सिर्फ वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए। अब हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स होते हैं ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला हमारा होता है वो ऑनर। इंटरनल और एक्सटर्नल में मैंने भागों में बांटा था, आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़र होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में सबसे पहले आता है ऑनर, यानी वो खुद जिस कंपनी को उसने शुरू किया है उसका खुद का ऑनर जो है, ओबियसली उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ये पता करने के लिए कि उसने कितना कैपिटल लगाया और कितना उसका कैपिटल बचा हुआ है एंड में, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। फिर कितना उसे पे करना है, कितना उसका प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल पोजीशन भी ऑनर को पता होना चाहिए। मतलब ऑनर है तो उसको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए जो ओबियसली उसके रिगार्डिंग वो। ऑनर कौन है? ऑनर तो वही कह सकते हैं ना कि जिसको सारी नॉलेज दो। अब तुम ऑनर से ही बात कर रहे हो कि ऑनर को आप कुछ बता नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का काम हो रहा है कि आप ऑनर को जो है मेन मेन बातें नहीं बता रहे हो, छुपा रहे हो एक तरीके से, तो वो नहीं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ऑनर को हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, इंटरनल यूज़र वाले हैं ये, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक तो ऑनर को दिया जाता है, दूसरा है मैनेजर। मैनेजर को भी पता होना चाहिए कंपनी में क्या काम चल रहा है क्या नहीं, ठीक है ना, ताकि वो उसी के हिसाब से इवेलुएट कर सके, सॉरी। एंड दे ऑल्सो नीड द इंफॉर्मेशन वेरियस डिसीजन मेकिंग, और उसी बिहाफ पे वो जो है डिसीजन भी ले सके। ओके, डन। उसके बाद लेंडर, जो आपको एक तरह से कह सकते हैं दैट फंड, जो फंड प्रोवाइड करता है या लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, ऑनर को, उसको भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी को जो मैं लोन दे रहा हूँ या फंड दे रहा हूँ मैं, तो क्या ये कंपनी फ्यूचर में चुकाने लायक है, इसकी पोजीशन ऐसी है कि फ्यूचर में ये चुकाए। तो अगर ये कब पता चलेगा? जब प्रॉपरली वो सारी चीज़ें कंपनी को उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्रेडिटर को पता होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर माल सप्लाई कर रहा है उधार, रॉ मटेरियल वगैरह बेच रहा है उसे, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं इस बंदे को कितने तक का क्रेडिट दे सकूं, क्योंकि अगर एक कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो इसे कम उधार दूंगा मैं, और अगर प्रॉफिट में कमाए तो इसे और ज़्यादा उधार दे दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पे कर ही देगा, ठीक है। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है। टैक्स अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप टैक्स में चोरी कर रहे हो तो गवर्नमेंट को अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये बंदा टैक्स में चोरी कर रहा है क्योंकि इसका प्रॉफिट इतना हो रहा है लेकिन हमें ये थोड़ा सा ही दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट फिर कहेगी कि हाँ बेटा पेनल्टी लगाते हैं तुम पे क्योंकि तुमने बहुत टैक्स चोरी किया है। और एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि भाई अब देखो, अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है कंपनी में, ये बोल के अरे यार हमारी कंपनी तो प्रॉफिट कमा नहीं रही है ये वो वगैरह वगैरह, अब अगर वैसा देखा जाए पेपर पे तो भाई साहब अरे बाप रे, ये तो 2 साल के प्रॉफिट खतरनाक कमा रही है और ये हमें ये बोल रहा है कि हमारी कंपनी तो कम प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में जा रही है, इसलिए इसने सैलरी नहीं बढ़ाई। तो एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए ताकि उस हिसाब से वो काम करे, उनको मोटिवेट मिले। अब वही है कि अगर सैलरी वाली नहीं बढ़ी तो कहाँ से फिर वो मोटिवेट होंगे, वो कहेंगे यार ये मैं इस कंपनी में क्यों काम कर रहा हूँ जिसमें लॉस ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से जानकारी मिले तो अच्छा है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स पूरे समझ में आए होंगे कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन में होता है। उसके बाद ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इतना ज़्यादा आपने इसमें नहीं हो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन इसमें जो है यूज़र्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसे प्रॉपरली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन खैर कोई वो नहीं है, ठीक है ना। कि अगर आप इस डायग्राम को देखो कि एक तो अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दोनों लोगों को पता होना चाहिए। एक फाइनेंशियल
वाले को भी पता होना चाहिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को भी पता होना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल वो अकाउंटिंग वो होते हैं जो प्रॉपरली, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? क्रेडिटर जो इन्हें उधार दे रहे हैं, शेयर होल्डर जो शेयर्स खरीद रहे हैं कंपनी के, टैक्स अथॉरिटी को यानी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई एक इसके पास कितना पैसा उधार आया है या कितना, उस हिसाब से टैक्स डिडक्शन वगैरह होता है, एंड अदर एक्सटर्नल यूज़र। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है वो सिर्फ मैनेजरल डिसीजन कंपनी के कि हमें क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना कंपनी के, वो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट उसी तरीके से मैनेजर प्लानिंग करेगा, उसी पे परफॉर्मेंस अपनी देगा और बाद में फिर चेक करेगा कि जो उसने प्लानिंग की है क्या उसका ठीक रिजल्ट रहा कि नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। तो कौन सी चीज़ें किसको देनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी में बता रखा है कि हमें क्या बातें शेयर करनी है सामने वाले से और क्या नहीं करनी है। सारी चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम शेयर कर सकते हैं, और जो काम की चीज़ नहीं है सामने वाले के लिए वो सिर्फ हमारे लिए ही है, तो हम सिर्फ वो अपन में ही एक तरह से कह सकते हैं कि दबा के रखेंगे सारी बातों को। यही है पूरा। अगर आप देखो तो इसमें प्रॉपरली इसी तरीके से लिखा है, आप अपनी बुक में भी देखोगे तो अ, इस तरीके से ही प्रॉपर शो है। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, क्योंकि अब ये भी पता होना चाहिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से आते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच अकाउंटिंग टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी कंपनी में लेन देन हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के उनको रिकॉर्ड करना, ताकि उससे ये पता चले कि कंपनी को कितना नेट रिजल्ट ऑपरेशन प्रॉफिट हुआ। ओके, अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो कंपनी पूरे तरीके से काम किया, अच्छे से काम किया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको पूरा बता रखा है। और उसी के हिसाब से जो अच्छा है रिलेवेंट डिसीजन उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन लेगा। तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आप आगे पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं प्रॉपरली। दूसरा अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका मेन पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज द एक्सपेंडिचर एज सर्टेन प्रोडक्ट ऑपरेशन सर्विस etc। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा, उसका एक एस्टिमेटेड तैयार करना। कि अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने का तो मुझे नहीं पता कि उस बिल्डिंग बनाने में कितना, लेकिन मैं एक एस्टीमेट मान के चलूँगा कितना खर्चा आएगा। तो वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली होता है कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना फिर उसमें मैं अपना, इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ नथिंग बट द कॉस्ट प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्राइस कैन नॉट बी फिक्स रैशनली। मैंने क्या कहा कि कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट या कॉस्ट जो है ऊपर नीचे आ जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर मैं कहूँ कि 2020 या 19 में जो मटेरियल 500 रुपये का था आज वो 600-700 का है, तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि हर साल 10% महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मटेरियल महंगे हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा बजट भी इसी तरीके से ऊपर नीचे हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब यही एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक इसी से रिलेटेड, आप एक बार इसमें पढ़ लो तो आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये तीसरा ब्रांच है, ठीक है, अकाउंटिंग है, जिसमें मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट तैयार करना। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट टेकिंग रैशनल पॉलिसीज एंड डिसीजन, इवेलुएट करना इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एक्शन, उसी के रिगार्डिंग एक्शन तैयार करना, ठीक है। अब डिसीजन में ये हो सकता है प्राइसिंग क्या रखनी है हमें किसी प्रोडक्ट की, हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, एक्सपेंडिचर डिसीजन कितना हमें फिक्स एसेट को खरीदना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये ना कि हमें कितने फिक्स एसेट यानी मशीनें वगैरह खरीदनी है या रेंट पे लेनी है, या ये सारी बातें इसमें प्रॉपरली होता है। This branch of accounting is primarily concerned presenting information that we need management decision making। इनको सबसे पहले प्रॉपरली जो है ये सारी डिसीजन तैयार बताया जाता है, ताकि इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि उसी के बिहाफ पे जो है ये डिसीजन ले सके, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड यार अगर तुम्हें हाई लग रही है तो आप क्या करो कि आप उससे थोड़ा कम है, यूट्यूब पे आप सीधी सी बात है उसमें ऑप्शन आता है कम में तो ऑब्वियसली हो जाएगा।
लेकिन क्या कहते हैं ना, मेरे को थोड़े कम टाइम में आपको ज़्यादा बातें समझानी है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं धीरे धीरे समझाता रहूँगा तो आपको बोर सा लगेगा। तो आपको बोर ना लगे इसलिए मैंने जो है आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि अच्छे से आप इस चीज़ को कर सकें। तो खैर, आपको ये बातें समझ में आई है। अगर आपको समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली मेरे लिए बढ़िया है और आपके लिए भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगला काम है इसका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि इसके एडवांटेज क्या हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर ये वीडियो हुई तो कहीं ना कहीं आज ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि ये बताना है क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग की। सबसे पहले रिप्लेस दी मेमोरी, हम हर एक चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे जितना भी पुराने से पुराना डेटा अगर हमने रिकॉर्ड करके रख लिया तो कहीं ना कहीं हमें बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो हमें ये बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियली है। दूसरा, प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट। अगर हमने हर चीज़ को रिकॉर्ड रख रखा है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पूरे एसेट पे कंट्रोल है। कोई अगर चुराने की भी कोशिश करेगा या तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। तो हमारे पास ये पता हो जाएगा कि कितना बैलेंस बचा है कैश का, कितना बैंक में बैलेंस है, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स इन हैंड। ये सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए और ये इसी चीज़ के लिए होता है। तो ये एडवांटेज हो जाता है हमारे को। फैसिलिटेट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना जिसमें हम ये पता करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये पता करने के लिए कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटी है। तो एक बिजनेसमैन को ये सारी चीज़ें प्रॉपरली तैयार होनी चाहिए, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हर साल बनाया जाता है। हर साल हम चेक करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो ये सारा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑब्वियसली अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। चौथा एडवांटेज है मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। अगला जो है ये बताता है कितनी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, हमें हर चीज़ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है और उसी के रिगार्डिंग हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ना, इसके अंदर वही सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अगला है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ओबियसली आप किसी भी फाइनेंशियल, आप जैसे आप जो है कंपेयर कर सकते हैं कि आपको पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, या आप किसी कंपनी से अपने कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, आप पता लगाओगे कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारी कहानी आपको प्रॉपरली समझा दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो है वो है असिस्ट द मैनेजमेंट ऑफ मैनी वेज। तो ये रहने दो, ये वाला पॉइंट क्या पढ़ो। डिफिकल्ट टू कंसेल फ्रॉड एंड थेफ्ट। ओबियसली अगर कंपनी में किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह भी हो रहा है तो वो पता कब लगेगा, जब आप अकाउंटिंग अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो इससे ये बेनिफिट होगा जिसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, कि अगर चोरी वगैरह हो रहा है तो पता लग जाएगा अकाउंटिंग के थ्रू के कैसे हुआ है। जैसे अभी देख दो कितने लोग लोन ले लेते हैं और पे नहीं करते, बाद में पता चलता है जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती। अगर आप हर्षद मेहता वाला केस देखें तो उसमें भी यही चीज़ था, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तभी जाके ये फ्रॉड सामने आया। तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली देखा जाए तो हर चीज़ पे प्रॉपरली अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर रखा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, डन। तो नेक्स्ट आपका है टैक्स मैटर। ओबियसली टैक्स कितना पे करना है कितना नहीं तो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो उसी के भी आप पे कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ कितना नहीं, ये सारी चीज़ें। एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि आपके कंपनी का एक कितना वैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है ना, उसी के भी आप पे अगर आप कहीं बेचोगे भी अगर अपने बिजनेस को या शेयर्स वगैरह बेचोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यूएशन तो बोलोगे ना कि मेरी मार्केट में मेरी कंपनी की कितनी वैल्यू है। और ये किसी के थ्रू पॉसिबल, आपके बोलने से नहीं होगा। आप मार्केट में खड़े होकर बोल दो कि भाई मेरी कंपनी करोड़ों की है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको स्टेटमेंट दिखाना होगा। आपने स्टेटमेंट दिखा दिया, स्टेटमेंट में पूरा ठीक है, पूरा सब कुछ क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ओके, डन इट। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ इसी के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैंने कहा क्यों ना इसी में ही पूरा निपटा दें, तो निपटा देते हैं। तो निपटाने का केसेस में यही है कि लिमिटेशन इसकी क्या है। लिमिटेशन 1 by 1। पहला है दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इवेंट विद द फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है, मैंने क्या कहा, हम क्वांटिटी को दिखाते हैं क्वालिटी को नहीं दिखाते, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाता है
जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं, ठीक है ना, उनको दे डू नॉट रिवील ए पिक्चर बिकॉज द फैक्ट लाइक अ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज लाइसेंस प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को नहीं दिखाता और यही इसकी जो है लिमिटेशन है। दूसरा कह रहा है द डाटा इज हिस्टोरिकल नेचर, जो आपके पास डेटा होता है वो हिस्टोरिकल नेचर होता है और आपको पता है कि मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, तो ये एक दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। ओके, तीसरा है कि फैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग कन्वेंस पर्सनल जजमेंट, हैंस दे डू नॉट रिवील ट्रू पिक्चर। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं जजमेंट पे जो अकाउंटिंग करने वाला जो अकाउंटेंट है उसके कहीं ना कहीं उसी के इस पे डिपेंड करता है कि अगर उसने गलत शो कर दिया तो ऑब्वियसली जो आपको दिखाया जा रहा है वो गलत ही है, अब चाहे आप उसे सही मान के बैठे कि नहीं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अगर आपको मैं जो स्टेटमेंट दूँ, अब आप उसी को गलत, बेशक वो गलत है लेकिन आप सही मान के बैठ जाओगे तो कहीं कहीं ये दिक्कत आए। तो एक लिमिटेशन इसमें ही है कि अगर मैं आपको जो दिखाऊंगा आपको वो मानना पड़ेगा, ये एक दिक्कत है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डाटा प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनसफिशिएंट, क्योंकि कोई कोई डाटा जो है इतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाते जिसके हिसाब से, जिसमें जो है डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको सिर्फ उतना ही मिल रहा है और उसके बिहाफ पे भी जो है डिसीजन सही नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की एक गलती है, लिमिटेशन है, दोष है जो इस पे। तो यहाँ तक मुझे आज आपको कराना था और ओबियसली मैंने करा भी दिया। नेक्स्ट में मैं स्टार्ट करूँगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा आगे के थ्योरिकल्स। तो खैर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इग्नू की बुक थोड़ी अच्छी भी है तो आपके लिए अच्छी बात है यार, आपको मैं समझा रहा हूँ और क्या चाहिए, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इसी की बुक से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका कोड जो है आपको, हाँ कोड आपका है BCOC131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं और आगे की इसकी कहानी जो है वो भी आपको बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। तब तक आप चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।